मार्केट में भीषण आगजनी की खबर। इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मार्केट की ये तस्वीर है जहां पर अचानक आग लगती है, अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। आग बुझाने की कोशिश में फायर ब्रिगेड की टीमें लगी हुई हैं और ये देखिए तस्वीर जो आपके सामने है, ये तस्वीरें डराने वाली हैं। हालांकि ये आग कैसे लगी इसकी जानकारी अब जुटाई जा रही है। मार्केट कॉम्प्लेक्स की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मार्केट कॉम्प्लेक्स की बताई जा रही है, जहां पर अधिकारी भी पहुंचे, जानने की ये कोशिश की जा रही है कि आग कैसे लगी। टेक्सटाइल मार्केट है जहां पर जब आग लगी तो ये आग बहुत तेजी से फैली, कई दुकानें इसकी चपेट में। आग पर काबू पाने की कोशिश तेज है। बता दें कि अभी 3 दिन पहले गोवा के एक नाइट क्लब में आग की बड़ी घटना घटी जिसमें करीब 25 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बावजूद देश के अलग अलग हिस्सों में लापरवाही की तस्वीरें दिख रही हैं और सूरत की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। टेक्सटाइल मार्केट ये बताया जा रहा है जहां पर ये आग लगी है। अब आग को बुझाने की कोशिश हो रही है। पहली प्राथमिकता है कि नुकसान कम से कम हो, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें दिख रही हैं, आग की लपटें दिख रही हैं, नुकसान बड़ा होगा इसका आकलन लगाया जा सकता है। और चलिए बात इंडिगो संकट की करेंगे। इंडिगो संकट के बीच आज भी देश भर में करीब 300 उड़ानें रद्द हैं। मंगलवार को भी 400 से अधिक उड़ानें कैंसिल हुई थी। अब डीजीसीए और एविएशन मंत्रालय की कड़ी निगरानी के बीच एयरलाइन अभी भी ऑपरेशंस को सामान्य करने की कोशिश में है। यात्रियों को एडवाइजरी जारी करके कहा गया कि वो अपनी उड़ान का स्टेटस हवाई अड्डे पहुंचने से पहले देख ले, क्योंकि शेड्यूल में अंतिम समय पर भी बदलाव संभव है। सरकार ने स्थिति सामान्य होने तक एयरलाइन को 10% तक फ्लाइट कटौती करने का भी आदेश दिया। और इंडिगो क्राइसिस के बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इंडिगो के सीईओ को डीजीसीए ने समन भेजा है। इंडिगो के सीईओ जांच पैनल के सामने पेश होना है। कल दोपहर 3 बजे पैनल के सामने इंडिगो के सीईओ की पेशी है और डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को हाल ही की समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी ली है। अपडेट देने के लिए भी उनको बुलाया है कि आखिर वो कैसे सख्ती से कदम उठा रहे हैं। और देखिए केंद्र सरकार ने इंडिगो पर बड़ी कार्रवाई भी की है। डीजीसीए ने आदेश जारी करते हुए इंडिगो की सभी हवाई रूटों पर 10% फ्लाइटों में कटौती करने का आदेश दिया और ये कटौती खास तौर पर उन रूटों पर हो रही है जहां दूसरी एयरलाइंस भी अच्छी खासी सेवाएं दे रही हैं ताकि यात्रियों को दिक्कत ना हो। डीजीसीए के इस आदेश का सीधा असर इंडिगो की रोजाना ऑपरेट होने वाली लगभग 2200 फ्लाइट पर पड़ेगी, जिनमें से करीब 220 उड़ानें घट जाएंगी। साथ ही इंडिगो को नया शेड्यूल तुरंत पेश करने का भी आदेश है। और इंडिगो संकट पर राज्यसभा के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री आरएम नायडू ने लोकसभा में भी जवाब दिया, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने उनके बयान के बाद सदन से वॉकआउट कर लिया। लोकसभा में इंडिगो संकट पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बयान दे रहे थे और उनके बयान के बाद विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। उनके जवाब से नाराज वो दिखे और इससे पहले भी नागरिक उड्डयन मंत्री ने सदन को जानकारी दी कि इंडिगो की समस्याएं धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। देश भर के हवाई अड्डों पर हालात में सुधार है। केंद्र ने फिर से भरोसा दिया कि सरकार हवाई यात्रियों को सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सुरक्षा के साथ कोई समझौता सरकार नहीं करेगी। As informed by Indigo, process of refunds, baggage handling are over in its final stages. Our 24/7 control room continues to assist passengers directly whenever needed. Honorable Speaker, sir, going forward, the government is determined to build a more robust and competitive aviation ecosystem. Through our policies, we are encouraging more new airlines to start and operate in India, ensuring fair access to airport capacity and eliminating any possibility of duopoly, controlling connectivity and pricing in our skies. More airlines mean more choice, more affordability and more resilience for the passenger. सरकार के तरफ से राज्यसभा और लोकसभा में बयान आया है। सरकार की तरफ से पूरी जिम्मेवारी एक निजी कंपनी के मालिक की है, मानो खुद की कोई जिम्मेवारी नहीं। मानो रेगुलेटर जो है डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उनकी कोई भूमिका ही नहीं। जब मंत्री का बयान आया तो
पूरा विपक्षी दल इससे असहमत था, हम संतुष्ट नहीं थे और इसीलिए हमने वॉकआउट किया। और वहीं मौजूदा संकट के 8 दिनों के बाद इंडिगो एयरलाइन ने हालात ठीक करने का दावा किया। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट ने दावा किया कि उनकी एयरलाइन कंपनी के सामने जो भी दिक्कतें थी वो काफी हद तक दूर हो चुकी हैं। उन्होंने साथ ही भरोसा दिया कि जल्द ही हालात सामान्य होंगे। इंडिगो ने यह भी दावा किया कि हजारों हवाई यात्रियों का पूरा रिफंड दे दिया जा चुका है, जिनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। साथ ही अलग अलग हवाई अड्डों पर फ्लाइट्स रद्द होने की वजह से जिन यात्रियों के बैग रह गए थे उनमें से ज्यादातर के बैग यात्रियों तक पहुंचा दिए गए हैं। इंडिगो के सीईओ ने पूरे मामले के लिए अपने यात्रियों से माफी भी मांगी। Following our earlier communication, today I'm here to share that your airline, Indigo, is back on its feet and our operations are stable. We've let you down when a major operational disruption happened, and we're sorry for that. और वहीं इंडिगो संकट पर केंद्र सरकार को फटकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई है। केंद्र और अधिकारियों से हाईकोर्ट ने पूछा कि ऐसी स्थिति अचानक कैसे पैदा हो गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि लगातार यात्री परेशान हुए, इंडिगो में अफरा तफरी मच गई। इस पर केंद्र ने क्या किया, अधिकारियों ने क्या कहा, उस पर भी जानकारी ली गई। अधिकारियों को फटकार लगाई गई। ऐसी स्थिति अचानक कैसे पैदा हो गई, इस पर भी जवाब मांगा गया। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी पूछा कि आखिर कदम क्या उठाए गए और बेंच ने सरकार से पूछा कि फंसे हुए यात्रियों को संभालने, एयरपोर्ट पर परेशानी को रोकने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से क्या इंतजाम किए गए, उस पर भी जवाब देना होगा। और इंडिगो क्राइसिस का आज 9वां दिन है। पटना एयरपोर्ट से आज भी फ्लाइट रद्द कर दी गई। 15 दिसंबर तक हालात ऐसे ही रहने की उम्मीद है और इसीलिए यात्री अपने टिकट कैंसिल कर दूसरी तारीखों में बुकिंग भी करा रहे हैं। आज जिन फ्लाइट को रद्द किया गया उनमें दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई रूट की कई उड़ानें शामिल हैं और सबसे ज्यादा दिल्ली की फ्लाइट प्रभावित दिखी। और बड़ी खबर अब आपको रांची से दे रहे हैं। रांची एयरपोर्ट से इंडिगो की आज भी 3 फ्लाइट रद्द कर दी गई। पायलट और क्रू मेंबर्स की कमी की वजह से हैदराबाद रांची, हैदराबाद और दिल्ली रांची, दिल्ली की फ्लाइट्स को रद्द किया गया। हालांकि अन्य सभी सेक्टर्स की विमान सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं। और एक बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। आरटीआई की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ कि बिहार और केंद्र सरकार के कई नेता एक साथ वेतन और पेंशन दोनों ले रहे थे। इसमें कुल 8 नेताओं के नाम हैं, जिसने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। देखिए, सूची में केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे का नाम है, वित्त मंत्री विजेंद्र यादव, उपेंद्र कुशवाहा, आरजेडी के नेता भोला यादव समेत 8 नेताओं के नाम शामिल हैं। आरटीआई की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा किया गया कि पेंशन और वेतन दोनों ही ले रहे थे। इसमें 8 नेताओं के नाम शामिल हैं। अब स्पष्टीकरण उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि यह जानकारी गलत है, लेकिन अभी भी जिन नेताओं के नाम इसमें शामिल हैं उनकी तरफ से सफाई नहीं आई है और आरटीआई की तरफ से यह खुलासा किया गया। ये आरटीआई की रिपोर्ट आप देख रहे हैं, जिसमें खुलासा किया गया कि मंत्री एक साथ वेतन और पेंशन ले रहे थे, जो कि गलत है। देवेश चंद्र ठाकुर का नाम इसमें है, ललन सराफ का नाम है, उपेंद्र कुशवाहा का नाम है, नीतीश मिश्रा, संजय सिंह का भी नाम शामिल है। और देखिए, वो लगातार नाम आपको बता रहे हैं जो इस आरटीआई की रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा है और आरजेडी से भोला यादव का नाम भी है। और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश है। दरअसल कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश अब दे दिया है। सीजेएम कोर्ट ने याचिका मंजूर कर एफआईआर के आदेश भी दिए। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने का ये मामला है और इसी मामले में केस दर्ज किया जाएगा। कोर्ट का ये आदेश है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के चलते लगातार मुश्किलों में घिर रहे हैं। सीजेएम कोर्ट न्यायालय ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ दायर याचिका पर परिवाद दर्ज किया है। अब इस मामले में उन पर केस चलेगा। 1 जनवरी को अगली सुनवाई होगी और याचिकाकर्ता के बयान दर्ज होंगे। अक्टूबर में कथावाचक ने एक वीडियो साझा किया था। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने बेटियों पर टिप्पणी की और कहा कि आजकल की बेटियों की शादी 25 साल में होती है। इसे लेकर हंगामा हो गया था। बाद में कथावाचक ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अखिल भारत हिंदू महासभा की
आगरा जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने इस मामले में याचिका दायर की। कोर्ट में अब इस मामले पर 1 जनवरी को सुनवाई होगी। रुद्राचार्य गुरुजी हैं तो उन्होंने महिलाओं के ऊपर बहुत टिप्पणी करते हैं कि 24 साल की लड़कियां हैं जो 4 जगह मुंह मार के आती हैं। तो मैंने वृंदावन थाने में एक एप्लीकेशन तहरीर दी थी, उसमें कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो उसके बाद में हम मथुरा के कोर्ट में गए, मगर कोर्ट में हमारे वकील साहब ने बहुत अच्छी पैरवी करी है, तो उसमें उनके खिलाफ मुकदमा लिखना चाहिए। तो उन्होंने जो मुकदमा जो दिया है तो उसमें पैरवी डाल दी है कि मैं उसमें भी खुश नहीं हूँ कि उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाए, जब भी मेरे को अच्छा लगेगा। और देखिए अगली खबर अलीगढ़ से है। अलीगढ़ में AMU के छात्र ने दोस्त के साथ मिलकर किडनैपिंग की साजिश रची। अपहरण के आरोपियों ने उसके पिता से 8 लाख रुपए की फिरौती मांगी। परिवार की शिकायत मिलने पर पुलिस ने 4 टीमें बनाकर घटना की जांच शुरू की। महज आधा घंटे के भीतर घटना का खुलासा भी हो गया। बताते चले आपको कि ऑनलाइन गेमिंग में काफी रुपए हार जाने के बाद युवक ने ये कदम उठाया। बन्ना देवी थाना इलाके में ये वारदात हुई। दोनों दोस्त ऑनलाइन गेमिंग में फंसकर काफी रुपए हार चुके थे और इसके चलते वो लगातार परेशान थे। कृष्णा के पिता सत्यवीर सिंचाई विभाग से रिटायर्ड हैं। उन्हें काफी रुपया मिला, जिसकी जानकारी कृष्णा को हो गई और इसीलिए पैसे की जरूरत पूरी करने के लिए कृष्णा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की। 8 लाख की फिरौती की मांग की गई थी। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 टीमों का गठन किया गया। टीमें अपना अपना काम करना शुरू की, जिसमें इस लड़के को गगन पब्लिक स्कूल पर इसके मित्र नवीन के साथ बरामद किया गया। इनसे विस्तृत पूछताछ की गई। पूछताछ में ये तथ्य प्रकाश आया कि इन्होंने स्वयं ही अपने अपहरण की साजिश रची थी ताकि अपने पेरेंट्स से ये जो है पैसे निकलवा सकें। इनको थाने पर लाया गया, पूछताछ की गई, इनके पेरेंट्स को बुलाया गया और चूँकि ये पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं इसलिए इनको मुनासिब हिदायत देकर छोड़ा गया है। और वहीं प्रभु राम की नगरी अयोध्या में एक बार फिर से धार्मिक अनुष्ठान का बड़ा आयोजन होने जा रहा है। राम मंदिर परिसर में ये आयोजन देखने को मिलेगा। प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ है। पहली वर्षगांठ 10 जनवरी साल 2025 को मनाई गई। दूसरी वर्षगांठ 31 दिसंबर साल 2025 को मनाई जाएगी। दूसरी वर्षगांठ की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी हैं। प्रतिष्ठा द्वादशी का मतलब क्या है? प्रतिष्ठा द्वादशी का अर्थ है रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा का दिन 22 जनवरी 2024 को भारतीय पंचांग के अनुसार पौष शुक्ल द्वादशी थी। ये देश में कूर्म जयंती भी मानी जाती है, भगवान का कूर्मा अवतार। इसी को प्रतिष्ठा द्वादशी शब्द दिया गया है। संपूर्ण भारत में किसी भी परंपरा में उनके त्योहार भारतीय काल गणना के अनुसार ही होते हैं। और अगली खबर गाजियाबाद से, जहां 11वीं मंजिल से लिफ्ट गिरकर सीधे बेसमेंट में पहुंच गई। लिफ्ट में सिर्फ अमित नाम का एक शख्स मौजूद था जिनके पैर फ्रैक्चर होने की खबर है। घटना बापू धाम थाना इलाके की बताई जा रही है। राजनगर एक्सटेंशन की संचार रेजिडेंसी में शख्स सुबह करीब 6 बजे ऑफिस जाने के लिए घर से निकला था। लिफ्ट 11वीं मंजिल पर थी। बटन दबाते ही लिफ्ट तेज रफ्तार से नीचे आ गिरी। लिफ्ट में सवार शख्स की पैर की हड्डी टूटी। लिफ्ट खोलकर करीब 50 मिनट के बाद उसे बाहर निकाला गया। चश्मदीदों के मुताबिक लिफ्ट में पहले हल्का झटका लगा, फिर वायर की तेज आवाज सुनाई दी। 12 से धड़ाम से एकदम नीचे आई। बहुत तेज आवाज हुई जैसा कुछ धमधम ऐसा लगा जैसे जहाज हुआ हो। मतलब कितने बजे की बात है? 6 बजे निकला हूँ मैं। 6 बजे? हाँ 6 बजे ऑफिस ड्यूटी के लिए। हाँ लिफ्ट के लिए। वैसे मैंने दबाया बटन तो 12 पे की 12 से एकदम नीचे पूरी धड़ाम से। बड़ी वाली लिफ्ट? हाँ बिना रुकी एकदम। और वहीं गाजियाबाद में देश के सबसे ऊंचे इंसान 18 साल के करण सिंह रोड पर चलते हुए नजर आए। 8 फीट 2 इंच की ऊंचाई वाले करण को देखने के लिए सड़क पर लोगों का हुजूम दिखा। सेल्फी लेने के लिए लोगों ने हाथ बढ़ाने भी शुरू कर दिए। हाथ मिलाने के लिए वहां पर लोगों को रोकना तक पड़ गया। ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। करण सिंह सहारनपुर के रहने वाले हैं। फिलहाल मेरठ में अपने फार्म हाउस पर रहते हैं। वो कुछ लोगों से मिलने के लिए गाजियाबाद पहुंचे थे। यहां उन्हें देखने के लिए लोगों का उत्साह गजब का दिखा।
और देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बयान दिया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान आया है सामने। उन्होंने अधिकारियों को चेताया है, सफेदपोश लोगों को चेता दिया है कि कड़ी कार्रवाई उन पर होगी। अगर भू माफियाओं के साथ विभाग के किसी भी व्यक्ति के मिलने की सूचना होगी, मिली भगत की सूचना होगी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी का कार्यालय उनके थैली के अंदर नहीं चलेगा, ये साफ किया। हर पंचायत में नियत समय पर बैठक होगी। कर्मचारी कार्यालय में मौजूद हैं या नहीं, इस पर भी निगरानी रखी जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की तरफ से बयान दिया गया। भू माफियाओं का साथ दे रहे हैं सफेदपोश लोग। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर विभाग के अधिकारी भी मिले हुए हैं, वो भी मिली भगत से काम बढ़ा रहे हैं भू माफियाओं का, तो फिर उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। और खान एवं भूतत्व मंत्री विजय सिन्हा का पूरा बयान क्या है, वो भी अब आपको सुनवा देते हैं। तो हम लोग करेंगे ही, ऐसे लोगों को सूचीबद्ध करेंगे कि ये भू माफिया का जो गैंग है, उस गैंग में हमारे विभागीय किन पदाधिकारियों की भी भागीदारी या कर्मचारियों की है, और इसके पीछे कौन सफेदपोश लोग हैं जो ऐसे लोगों को संरक्षित कर रहे हैं। क्योंकि ये बीमारी को खत्म करना है तो इसके जड़ तक, ताकि संरक्षण किस स्तर पर है और किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। कर्मचारी को हमने कहा है कि अपने निर्धारित पंचायत में ही बैठेंगे, ये बहाना। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक और बड़ी खबर रखे। टीआरई 3 पेपर लीक मामले में एक्शन हुआ। संजय कुमार प्रभात को रिमांड पर लेगा ईओयू, और रिमांड पर लेने के लिए अर्जी दायर कर दी गई है। ईओयू की स्पेशल कोर्ट में अर्जी दायर है। ईओयू करना चाहती है पूछताछ मामले को लेकर, और इसके लिए देखिए अर्जी दायर कर दी गई है। संजय प्रभात को रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड पर लेने के लिए अर्जी दी गई है ताकि टीआरई 3 पेपर लीक मामले में उससे पूछताछ की जाए। अमित ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, रिमांड पर लेने की तैयारी हो रही है, क्या प्रोसेस होगा? देखिए, अभी ईओयू के जो आधिकारिक सोर्स हैं उनसे जानकारी मिली है, और ईओयू के अधिकारी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जो संजय प्रभात है, इसे रिमांड पर लेने को लेकर के ईओयू चाहती है कि संजय प्रभात को रिमांड पर लेकर के विस्तृत जो है वो पूछताछ कर सके। कि ये टीआरई 3 ही नहीं बल्कि जो बिहार में सिपाही बहाली होनी है, जिसकी आज और 14 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट है, उसमें भी ये धांधली का जो है पूरा स्वरूप तैयार कर रखा था। कई अभ्यर्थियों से ये संपर्क में था, और इसके अलावा जो नीट पेपर लीक है उसमें भी इसकी संलिप्तता पहले से रही है। इसके अलावा तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, दिल्ली में रेलवे का जो ये मास्टरमाइंड बताया जाता है, रेलवे बहाली में का ये मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तो इसकी गिरफ्तारी की सूचना जैसे ही दिल्ली पुलिस को भी हुई, तेलंगाना पुलिस को हुई, उसके अलावा उत्तराखंड पुलिस को हुई, सभी ने आर्थिका इकाई के शीर्ष अधिकारी जो है एडीजी नैयर हसनैन खान, उनसे संपर्क किया, और अब सभी चाहते हैं कि वो इसे ट्रांजिट रिमांड पर लें। फिलहाल सबसे पहले ईओयू चाहती है कि इसे रिमांड पर लेकर के विस्तृत पूछताछ की जाए, क्योंकि इसका जो आपराधिक जो लेखा जोखा है वो काफी लंबी फहरिस्त है उसकी। 2016 में इसे नैनीताल के उत्तराखंड से रामनगर थाना की जो पुलिस है उसने गिरफ्तार किया था। उस समय ये मेडिकल के जो इंट्रेंस होते थे, उस समय AIPMT मेडिकल इंट्रेंस एग्जाम, उसमें जो शामिल होने वाले अभ्यर्थी थे, बच्चे थे, उसे पेपर रटवाते वक्त इसे जो है वो उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और हैदराबाद पुलिस भी जो है इसे 25/7/2016 को इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की थी। उस समय ये हैदराबाद में जो तेलंगाना में जो एक बहाली हो रही थी, परीक्षा एक कंडक्ट किया गया था स्टेट तेलंगाना के द्वारा, और उसमें जो धांधली है वो कर रहा था, और उसमें 70 लोगों के साथ इसे गिरफ्तार किया गया था। उसके साथ साथ ये खुद को जो है रेलवे का मास्टरमाइंड भी बताता है। बिहार में भी नेट पेपर लीक का आरोप है इसके ऊपर। उसके अलावा जो सिपाही बहाली है उसमें गड़बड़ी करने की कोशिश की, तो लंबा रिकॉर्ड है इसका। जो याचिका रखी गई है, दायर की गई है, अब उस पर कितनी जल्दी एक्शन होता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए।
और कांग्रेस को लेकर एक बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल का नेता अब तक तय नहीं हुआ है। अब तक नाम फाइनल नहीं कर पाई कांग्रेस। विधानसभा में कांग्रेस के सिर्फ 6 विधायक हैं। शीतकालीन सत्र खत्म, लेकिन नाम फाइनल नहीं। आला कमान पर फैसला लेने की जिम्मेदारी है और 6 विधायकों में भी कंफ्यूजन कांग्रेस में दिखाई दे रहा है। विधानसभा में कांग्रेस के 6 विधायक हैं, लेकिन अब तक नाम फाइनल नहीं हो सका है। कांग्रेस विधायक दल का नेता नहीं तय कर पाई है कांग्रेस। ऐसे में आला कमान को फैसला लेना है। आला कमान पर फैसले की जिम्मेदारी है। शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन अब तक कांग्रेस अपने विधायक दल के नेता का चुनाव नहीं कर पाई है, जिसको लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े प्रगति यात्रा के दौरान किए गए घोषणाओं की पूरी जानकारी ली। बैठक में कई विभाग के प्रधान सचिव, दोनों डिप्टी सीएम के साथ मंत्री विजय चौधरी भी पहुंचे थे। और बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और इस बार चुनाव ईवीएम से होंगे, इस तरीके की जानकारी है, जिससे लेकर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि इससे नतीजे जल्द आएंगे, पूरी पारदर्शिता रहेगी। चुनाव सितंबर और अक्टूबर में होने की संभावना है। इस व्यवस्था से पंचायत प्रतिनिधि भी काफी उत्साहित है। और इस खबर के साथ एक छोटा